नमस्कार बच्चों, माइक्रो एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जहां हम कर रहे थे चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमने शुरू किया था धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म से। तो एक बार उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। तो बच्चों, शुरुआत हमने करी थी धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म से। और धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म सबसे पहले अपन ने देखा था कि धातु होते कौन कौन से। जैसे एग्जाम्पल देखे थे हमने, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। फिर हमने देखा था धातु अघात वर्धनीय होते हैं, धातु में तन्यता होती है। फिर देखा था हमने धातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। फिर हमने एक और नाम देखा था जिसको हम बोल रहे थे पीवीसी, और पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। फिर हमने देखा धातुएं क्या होती है, ध्वनिक होती है, इनसे आवाज़ निकलती है। फिर हमने कुछ अधातु के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन। तो जितनी भी गैसें होती है वो सारी क्या होती है, अधातु होती है। फिर हमने कुछ अपवाद देखे थे, जैसे सबसे पहले देखा था मरकरी। तो मरकरी क्या होता है, हमने देखा था भाई जितनी भी धातु होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन मरकरी ऐसा धातु होता है जो क्या होता है, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर हमने देखा था भाई गैलियम, सीजियम, इन सब का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। जबकि धातुओं का गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। फिर हमने देखा था एक और एग्जाम्पल जिसमें देखा था कि आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। जबकि जितनी भी अधातु होती है वो सारी क्या होती है, निष्प्रभ, मतलब चमकीली नहीं होती है या चमक कम होती है। फिर आगे देखा था हमने कार्बन के कुछ अपर रूप, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा क्या होता है बच्चों, कठोर होता है, जबकि अधातु कठोर नहीं होती है। फिर हमने देखा था जितनी भी अधातु होती है वो लगभग विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का चालन करता है या विद्युत का सुचालक होता है। फिर हमने कुछ ऐसे धातु देखे थे जिनको अपन चाकू से भी काट सकते थे। इनका घनत्व और गलनांक भी क्या होता था, कम, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम और लिथियम हुआ। फिर उसके बाद में हमने धातु और अधातु के कुछ रासायनिक गुणधर्म चालू करे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करा था, धातुओं का वायु में दहन कैसे करते हैं। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना। फिर हमने धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करा के क्या प्राप्त करा था, धातु का ऑक्साइड। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करे उनको अपन क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फिर हमने देखा था कुछ अलग अलग धातुएं अलग अलग प्रकार से या अलग अलग इंटेंट पे ऑक्सीजन व जल से क्रिया करती है। जैसे सबसे पहले अपन देखा था पोटेशियम और सोडियम। तो ये क्या करते हैं, बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन से, और क्या करते हैं भाई, ये उस अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों इतनी तेज अभिक्रिया करते हैं कि इनको खुले में नहीं रख सकते, और खुले में रखने पर ये क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं और विस्फोट कर देते हैं। इसलिए इनको किस में डुबो के रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि जैसे लोहा होता है वो सामान्यतः क्रिया नहीं करता, लेकिन लोहा चूर्ण क्रिया कर जाता है। फिर हमने देखा था जैसे कॉपर है, कॉपर क्रिया करके क्या बन जाता है, काला पड़ जाता है। जैसे आग में जलाते हैं तो वो कैसा पड़ जाता है, काला। फिर हमने देखा था सिल्वर, गोल्ड, ये सामान्यतः क्रिया नहीं करते हैं ऑक्सीजन से। फिर एक प्रक्रिया होती है एनोडीकरण, जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी धातु के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वह धातु क्या रहती है, सेफ रहती है। और उसी का उपयोग अपन जैसे उसको रंग कर अपन आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है एनोडीकरण का, एल्यूमिनियम। इसमें अपन क्या करते हैं, एक तरफ तो ये इधर चित्र में दिखा रखा है, एक तरफ रखते हैं एल्यूमिनियम और एक तरफ कोई भी एनोड और कैथोड लेते हैं। इसमें एक तरफ एनोड पे तो ले लेते हैं एल्यूमिनियम, और कैथोड बना लेते हैं किसी का भी। फिर अपन क्या करते हैं, विलयन में जैसे अपन विद्युत को डालते हैं तो जल टूटकर ऑक्सीजन तो सारा किस पे आ जाता है, एल्यूमिनियम पे। और किसकी परत चढ़ा लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है। और इस प्रकार ने इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एनोडीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था भाई धातु की अभिक्रिया जल से। तो धातु की अभिक्रिया जल में तीन प्रकार से अभिक्रिया करती है। जैसे गर्म जल से करेगी, ठंडे जल से करेगी और भाप से करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था ठंडे जल से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो सोडियम और पोटेशियम तो तेज क्रिया करती है, जबकि कैल्शियम धीरे अभिक्रिया करती है। फिर हमने देखा था
किससे? गर्म जल से। तो गर्म जल से अभिक्रिया केवल और केवल मैग्नीशियम करता है। और लास्ट में अपन ने देखा था किससे? ये लास्ट में अपन ने देखा था भाप से अभिक्रिया करने वाले। और भाप से अभिक्रिया करती है अपने आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे भाप से क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से फिर अपन आगे आगे जहाँ पे अपन ने देखा था कि जब धातु अम्लों से क्रिया करती है तो क्या होता है। तो यहाँ पे इधर देखा था भाई, धातु जब क्या करती है, अम्लों से अभिक्रिया करती है तो अपन को क्या प्राप्त होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बिल्कुल सीधा सीधा आपको याद रख लेना है। फिर इसके अंदर कुछ आते हैं अपवाद। और अपवाद में हमने देखा था भाई कि धातु ज़्यादातर धातु होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है? लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन अगर अपन क्या कर दें, अम्ल को चेंज कर दे, और अम्ल कौन सा ले ले? जैसे इधर लिख रखा है नाइट्रिक अम्ल। अगर नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं और जितनी भी धातु होती है वो सारी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देती है अपन को? H2O मतलब जल देती है। और साथ में क्या देती है? लवण देती है। लेकिन अच्छा, ये क्यों देते हैं? इसके लिए भी एक कारण लिख रखा है, क्योंकि HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसलिए हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण कर लेते हैं। फिर हमने देखा था भाई कि जिस प्रकार HNO3 अलग अम्ल लेने पर अपन को जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपवाद के अंदर एक और अपवाद आता है। और धातुओं में अगर अपन मैग्नीशियम और मैग्नीज ले ले और उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं? HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराए तो अपन को वापस से क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। फिर अपन को एक छोटी सी ये क्रम याद रखना था जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और ये आयरन का ये जो क्रम है अभिक्रियाशीलता का, ये याद होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे एक बार एरिया छोटा सा था, इसमें कुछ नहीं करना अपन को, केवल दो चीज़ें याद रखनी है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, जिसमें 3:1 तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। और ये दोनों मिलके ही एक ऐसे लिक्विड या का निर्माण करते हैं जो किसको गला देता है? सोने को गला देता है। तो फिर इसके बाद में आगे चालू करते हैं हम। देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये हमने चैप्टर 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया। जैसे क्या है? धातु लवणों के विलयन के साथ किसकी अभिक्रिया करानी है? धातुओं की क्रिया करानी। जैसे एक तो होगा धातु अपने पास और एक कोई भी धातु का लवण विलयन होगा। ठीक है। उनकी जब अपन अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से यौगिक टूटेगा और इसके पास विस्थापित हो जाएगा। ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? एक का तो लवण विलयन हो जाएगा और बी धातु से बच जाएगी। ठीक है। अब देखो, ये जब होता है तो इसके लिए अपन को इम्पोर्टेंट चीज़ जरूरत पड़ती है, वो होती है सक्रियता श्रेणी की। अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूंगा तुमको। ठीक है। देखो, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को किसके अंदर दर्शाया जाता है? अवरोही क्रम में। देखो तुम्हारी किताब के अंदर दे रखी है, जैसे दे रखी है भाई, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन आता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये सारे क्या होते हैं? सक्रियता श्रेणी में ऊपर। ये सक्रियता श्रेणी का क्रम है ऊपर से नीचे। जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे सक्रियता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। किनकी? इन तत्वों की। ठीक है। तो जैसे अब यही क्या डिसाइड करते हैं? इस अभिक्रिया के होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा ना, देखो इसके लिए ये विस्थापन अभिक्रिया ही है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जो अधिक ताकतवर होता है वो क्या करेगा? कम ताकतवर को के यौगिक को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है। देखो, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं भाई कि जो कम अभिक्रियाशील होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे अपन लेते हैं एक तो कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन लेंगे? ये है अपने कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन प्लस, और इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है Fe। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? भाई अपन ने क्या देखा था? ये क्या है? ज़्यादा ताकतवर है और ये क्या है? कम ताकतवर है। ठीक है। तो जब ये इससे क्रिया करेगा तो ये क्या करेगा? ये ऐसा समझ लो ज़्यादा पैसे वाला है और ये कम पैसे वाला है, तो ये क्या करेगी? ये इसको छोड़ के और इसके साथ भाग जाएगी। तो इधर क्या होगा? FeSO4 प्लस Cu बेचारा अकेला बच जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो ज़्यादा ताकतवर है वो इसके यौगिक को क्या कर देगा? विस्थापित करके और खुद के साथ लेकर चल जाएगा और नया यौगिक बना देगा। तो FeSO4 नया यौगिक बन जाएगा और Cu बेचारा अकेला बच जाएगा। यही क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। और यही क्या होते हैं?
ये धातु है, ये धातु का लवण यौगिक है और एक धातु अकेला है। ये धातु क्या करेगा, इस वाले धातु के लवण यौगिक को विस्थापित करके और खुद के साथ मिला लेगा। ठीक है बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया और ये एक एग्जाम्पल है और यही सबसे ज़्यादा बन के आता है। जैसे बोलते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला रंग क्यों गायब हो जाता है जब अपन Fe से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन ही नहीं बचेगा तो नीला रंग कैसे बचेगा, क्योंकि ये जो Fe है वो किसको SO4 को लेके चल जाता है और Cu बेचारा अकेला बच जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो जो अगला जो इम्पोर्टेंट और यहाँ से बन के आते हैं क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये समझ लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आते हैं। क्या है भाई, धातु और अधातु आपस में, अपन ने सबसे क्रिया करवा ली आपस में, इधर से उधर, इधर से अम्लों से करवा ली, ऑक्सीजन से करवा ली, सबसे क्रिया करा ली। अब क्या होता है, धातु और अधातु खुद कैसे अभिक्रिया करते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि जितनी भी धातुएं होती है वो सारी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है। तो आपको याद रखना, जितनी भी धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन दान करती है और जितनी भी अधातु होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो दान करेंगे और ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, और जो दान करते हैं वो वो क्या होते हैं, धनात्मक या प्लस होते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से धातुएं और अधातुएं जब क्रिया करती है तो एक तो करेगी दान और एक क्या करेगी, ग्रहण। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन को इलेक्ट्रॉन समझने होंगे और इसके लिए एक बढ़िया सी सारणी बना रखी है, उसको देख लेते हैं अपन। देखो ये देखो, ये सारे अपने 20 तक तत्व लिख रखे हैं। जैसे सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके पूरे 20 तक हमने लिख रखा है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है। अब देखो, हाइड्रोजन में जो परमाणु क्रमांक होता है, आप सभी को ऐसे तो पता ही है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अपन कहाँ भरते हैं, कक्षकों में भरते हैं। और कक्षकों में भरने के लिए एक नियम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, 2n² का नियम। ठीक है, और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा केवल अभी याद रख लेना 2 8 8। मतलब पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, फिर ये दूसरे कक्षक में अपन कितने भरेंगे, 8, और तीसरी कक्षक में अपन कितने भरेंगे, 8। केवल इतना सा याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 8 मतलब पहले कक्षक में 2, फिर 8, फिर 8। आपको इतना सा ही याद रखना है और इतना ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन से वाले कक्षक में भरेंगे अपन, पहले कक्षक के अंदर भरेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे बना रखा है, ये कक्षक बना रखा है और यहाँ पे क्या भर रखा है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भर रखा है। उसी प्रकार हीलियम में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को एक यहाँ और एक यहाँ भर रखा है। फिर देखो अपन ने क्या बोला था, फिर अब बारी आती है लिथियम की। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में कितने भर सकते हैं अपन, ये पहला कक्षक बनाया, और कितने भर सकते हैं, 1 और 2 भर सकते हैं, क्योंकि अपन ने बोला है कि पहले कक्षक में कितने भरे जाएंगे, 2, और 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो फिर अपनी को क्या जाना पड़ेगा, नए कक्षक में जाना पड़ेगा, और नया कक्षक अपन बनाएंगे। नया कक्षक बनाया और उसके बाद में उसमें कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। तो 2 तो अपन ने भर दिए और एक और भरना है, तो ये 3। इसी प्रकार फिर बेरिलियम है। बेरिलियम में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो अपन क्या भर देंगे, ऐसे 2 गोले बनाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें, 4। फिर उसी प्रकार 5 इसमें हो जाएंगे। बोरोन में, फिर कार्बन में 6 हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार नाइट्रोजन में 7, और ये ऐसे भर रखे हैं सारे के सारे। फिर जैसे अपन नियोन के पास जाएंगे तो नियोन में कितने हो जाएंगे, 2 और 8 क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। क्या हो जाएंगे, 10वें नंबर पे हैं तो नियोन में 2 तो फर्स्ट वाले में, और फिर अगले में 8, और 2 और 8 कंप्लीट होते। फिर अपन कौन से कक्षक में जाएंगे, तीसरे कक्षक में, जो कौन है भाई, सोडियम में होते 11, 2 यहाँ 8 यहाँ, फिर अगले में 1 आ जाएगा। तो 8 2 10 1 11। उसी प्रकार सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे भरते भरते ऑर्गन में फिर कितने आ जाएंगे, 2 इधर 8 इधर, और लास्ट में ऑर्गन में 18 है ना, तो 2 8 और फिर 8 भरेंगे, तो 8 2 10 और 8 18। तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन तक हो गए। फिर अपन उसके अगले कक्षक में चल जाएंगे। ठीक है, तो 19 और 20 तक आपको याद रखने हैं इसी प्रकार। ठीक है, तो इसी प्रकार की एक सारणी आपकी किताब में भी दे रखी है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे दे रखा है हीलियम। फिर यहाँ पे जैसे परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर नियोन की 10 होती है और ऑर्गन की 18 होती है। तो इसमें अपन देखेंगे तो हीलियम में अपन ने देखा था कि पहले कक्षक को अपन क्या बोलते हैं, K कक्षक। फिर दूसरे कक्षक को अपन क्या बोलते हैं, L। फिर तीसरे को बोलते हैं M।
फिर चौथे को बोलते हैं n। ठीक है, इसी प्रकार 4 कक्षक होते हैं जिनके अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे होते जाते हैं तो उसी प्रकार ये भरती, जैसे कि हीलियम में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, k कक्षक कंप्लीट है। फिर इसमें नियोन में कितने होते हैं 10 होते हैं, तो k और l कक्षक कंप्लीट है। उसी प्रकार ऑर्गन में होते हैं 18, तो 2 मतलब k कक्षक में, l कक्षक में 8 और m कक्षक में 8। इसी प्रकार अपने 2 8 8 18 कंप्लीट है ऑर्गन के अंदर। अब देखो जिन तत्वों के अंदर पूरे कक्षक पूरा कंप्लीट होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसेस। और उत्कृष्ट गैस क्या करती है, और ज़्यादा क्रिया नहीं करती, क्योंकि देखो बच्चों कि जब भी अभिक्रिया कोई भी करेगा ना तो वो किस लिए करता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। क्या करेगा वो, स्थायित्व प्राप्त करेगा। और स्थायित्व कैसे प्राप्त होगा उसको, जब उसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षक में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सबके लिए लागू होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को अगर अपन छोड़ दें तो बाकी सबके लिए लागू होगा। क्या होगा कि अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं नियोन की, तो नियोन के पहले के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एल कक्षक में कितने हो जाएंगे, 8। तो जब इसके अंतिम कक्षक में 8, अंतिम कक्षक की बात कर रही है, इसका अंतिम कक्षक कौन है, एल ही तो है। और एल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते, इसको दूसरी चीज़ की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर ज़्यादा जरूरत है नहीं किसी चीज़ की तो वो क्यों भागेगा किसी के पीछे। इसलिए नियोन के अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ये क्या कर जाएगा, शांति से बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, स्थायित्व, इसलिए ये क्रिया नहीं करेगा। इसी प्रकार ऑर्गन के भी अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्रिया नहीं करता है। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसेस, क्योंकि ये आगे क्रिया नहीं करती है। फिर आगे है धातु, और कुछ दे रखे हैं अधातु, जैसे सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे क्या होते हैं बच्चों, इनके अंतिम कक्षक पूरे नहीं होने के कारण ये क्या करते हैं, आगे क्रिया करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अधातु भी दे रखी, इनके भी अंतिम कक्षक में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये भी क्या करेंगे, आगे क्रिया करेंगे। जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। देखो सबसे आसान एक एग्जाम्पल है, उसको लेते हैं और उसको करके एक एक अपन समझते हैं। जैसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है अपने सोडियम और किसका, क्लोरीन का। अपने है सोडियम क्लोराइड, ये सबसे आसान एग्जाम्पल है, तुम्हारी किताब में भी दे रखा है। ठीक है, एक एक करके अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे सोडियम क्लोराइड बनता कैसे। इसको अपन 2 भागों में तोड़ लेंगे। किस किस से मिलकर बना, एक तो है अपने पास सोडियम और एक कौन है, क्लोरीन। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो सोडियम को अपन कितने नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17 है। ठीक है, ये तो आपको पता पड़ ही गया होगा अभी तक। अब इनको क्या करना है, कक्षकों में भरना है। कक्षकों में अपन सीधा भी भर सकते हैं और 2 तरीके से भर सकते हैं। एक तो अगर अपन को सीधा सीधा याद हो गया तो सीधा सीधा भी भर सकते हैं। जैसे कैसे भाई, कि 11 नंबर पे है तो पहले में कितने आते हैं, 2 आते हैं। दूसरे में कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो 2 8 कितने हो गए, 10। और तीसरे में कितना आएगा, 1 आएगा, तो 8 2 10 और 1 11। उसी प्रकार इसको भी भर सकते हैं। पहले में कितने आते हैं, 2, दूसरे में आते हैं 8, और पीछे कितने बचे, 7, तो 7 के साथ आ गए। इस प्रकार से अपन भर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगली बात अपन को क्या ध्यान होनी चाहिए, ये सोडियम है, ये क्लोरीन। अब देखो बात होती है दान करने की और ग्रहण करने की। तो सोडियम क्या है, वैसे तो सीधा सीधा अपन को पता है भाई, सोडियम धातु है तो धातु क्या करेगा, दान करेगा। और क्लोरीन क्या करेगा, अधातु है तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। लेकिन ये ग्रहण और दान ही क्यों करते हैं, अगर ऐसा भी तो हो सकता है भाई धातु क्या कर ले, ग्रहण कर ले, और अधातु क्या कर ले, दान कर दे। लेकिन देखो इसके पास कितना है, 1 है अंतिम कक्षक में, इसके पास कितना है, 7 है अंतिम कक्षक में। तो इन 7 को दान करने के लिए इसको क्या पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जितनी ऊर्जा इसके पास होती नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, जिससे पूरा काम खराब हो जाता है, जिससे इसको दान करना क्या नहीं होता, आसान नहीं होता, इसलिए दान नहीं कर सकता। और इसके लिए 7 ग्रहण करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्या करता है, ये 1 को दान कर देता है, और ये क्या कर लेता है, 1 को ग्रहण कर लेता है। इसलिए हमेशा जो धातु होती है वो ग्रहण करने पे ज़्यादा ध्यान देती है, और धातु होती है वो दान करने पे ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए क्या करते हैं कि सोडियम क्या करेगा, अपने जैसे किसी एक को पकड़ेगा और उसको क्या करेगा, भाई ये ले, तू मेरे से 1 ले ले, और तेरा भी कंप्लीट और मेरा भी कंप्लीट, तू भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करेगा, ये जब क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इसको दान कर देगा। तो इधर से इधर सोडियम के पास कितना बच जाएगा,
2 और 8, और इधर क्लोरीन के पास कितना बच जाएगा 2 8, और एक और दान कर दिया तो इसके पास कितना हो गया 8। इस प्रकार से सोडियम भी संतुलित हो गया और क्लोरीन भी संतुलित हो गया, और नया जो वो बनेगा यौगिक वो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों। और इसको तो जैसे यहाँ पे दर्शा रखा है आपकी किताब में भी कि भाई जैसे सोडियम है और सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सॉरी सोडियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, और क्लोरीन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देंगे, और इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। फिर आगे एक एग्जाम्पल और देख रखा है आपकी किताब में, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास अंतिम कक्षा में, इसको क्या करेगा दान करेगा। और क्लोरीन क्या करेगा भाई, तो ये ऐसे को ढूंढेगा मैग्नीशियम जिसको 2 की जरूरत होगी। अब इसके पास तो एक ही है तो इसलिए कितने क्लोरीन आके जुड़ेंगे 2 क्लोरीन आके जुड़ेंगे। तो यहाँ पे ये रहा एक क्लोरीन और ये रहा एक क्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, और जब नया यौगिक बनेगा तो क्या बनेगा MgCl2। ठीक है। यहाँ पे कितने क्लोरीन लग रखे हैं 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले जाएगा, और निर्माण किसका कर देगा मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपके 2 एग्जाम्पल है, और ये पूछा भी गए हैं परीक्षा के अंदर, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्या बनता है किस प्रकार से नहीं बनते। ठीक है। आपको समझ नहीं आता तो आपस से पूछ सकते हैं। देखो बच्चों अगला टॉपिक अपना क्या है आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो अपन क्या देख रहे थे इतनी देर, धातु और अधातु जब अभिक्रिया करते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है, और जो नया यौगिक बनता है ना वही यौगिक क्या होता है आयनिक यौगिक होता है। क्योंकि देखो बच्चों आयनिक यौगिक क्या होते हैं भाई बहुत खतरनाक होते हैं आयनिक यौगिक, इतने पक्के दोस्त होते हैं ना कि एक बार जुड़ जाते तो कभी टूटते नहीं है। जैसे धातु क्या करता है भाई, एक इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, और धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और जितनी जरूरत होती है उतने ही दान उतने ग्रहण होते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि दोनों के पास क्या आ जाता है स्थायित्व आ जाता है, और स्थायित्व आ जाता है तो स्थायित्व से हटना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्या होता है आयनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखो बच्चों जब अपन क्या करते हैं धातु और धातु की अभिक्रिया किस आपस में कराते हैं तो अपन को कैसे यौगिक प्राप्त होते हैं आयनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये तो हो गई परिभाषा। फिर कुछ एग्जाम्पल अपन ने दे रखे हैं NaCl MgCl2 MgO में कॉपर ऑक्साइड और ये जिंक ऑक्साइड। ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर देखो फिर आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों में सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है भाई आप सभी को पता है कि जब धातु और अधातु क्रिया कर रहे हैं और ऐसा यौगिक बना रहे हैं जो बहुत मुश्किल से टूटता है या बहुत पक्के दोस्त होते हैं या तोड़ना मुश्किल होता है तो क्या होंगे ये ठोस अवस्था में ही पाए जाएंगे, और ये क्या होता है भाई कठोर होते हैं। फिर अब इसका कारण भी हमने दे रखा है, वैसे तो मैंने बता दिया है कि इसमें क्या होता है प्रबल आकर्षण बल होता है, पूरा आपकी किताब की लैंग्वेज में ये लिख रखा है कि इसमें क्या होता है प्रबल आकर्षण बल होता है। फिर बाद में भाई ये सामान्यतः कैसे होते हैं भंगुर होते हैं, और ज़्यादा अपन बहुत ज़्यादा दाब डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था तो हमने देखा है कि भाई जैसे एक एग्जाम्पल देखा था अपने NaCl। NaCl क्या होता है नमक। जैसे अपन नमक पे थोड़ा सा हथौड़ा मारते हैं तो क्या हो जाता है भाई टूट जाता है, तो ये कैसे होते हैं भंगुर होते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। उच्च क्यों होते हैं भाई, क्योंकि ये क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होंगे, तो इनको तोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिए होगा बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है। जैसे अपन क्या करेंगे नमक की डली को लेंगे और पानी के अंदर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा अपन को क्या देनी पड़ेगी ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आगे है क्या है भाई जल में तो क्या होते हैं ये विलय होते हैं, जबकि पेट्रोल और इत्यादि में क्या होते हैं ए विलय। ये टाइम पास है, ये परीक्षा में पूछते भी नहीं। ठीक है। फिर आयनिक यौगिक गलित अवस्था में किसका चालन कर आयनिक यौगिक गलित अवस्था में किसका चालन करते हैं विद्युत का चालन करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये आपके आयनिक यौगिकों के गुणधर्म खत्म होते हैं। फिर कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो अपन ने वैसे ही कर लिए थे कि भाई सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरणों के आधार पर अपन को निर्माण करके बताना था, वो अपन ने बता दिया। फिर एक एग्जाम्पल और था जिसमें अपन ने देखा था
के कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। सेम मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, फिर अपने आगे है धातुओं की प्राप्ति, जो अपन कल पढ़ेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि कुछ किताब में छूटा तो नहीं है, जैसे आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिकों के बारे में अपन देख लेते हैं। भाई धातु और अधातु जब आपस में क्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। फिर हमने इसके गुणधर्मों को भी देख लिया, जैसे भौतिक प्रकृति में देखें तो ये क्या होते हैं, मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, भंगुर होते हैं, कठोर होते हैं और दबाव डालने पर टूट जाते हैं। फिर इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अत्यधिक होता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसको अपन इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछ सकते हैं। फिर अगला है घुलनशीलता। घुलनशीलता में अपन ने बात कर ली थी भाई, केरोसिन में तो क्या होता है, केरोसिन और पेट्रोल आदि में तो क्या होता है, एविले होता है, जबकि जल में क्या कर जाता है, घुल जाता है। आप देखते हैं नमक को अगर अपन नॉर्मल जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। फिर अपन क्या देखेंगे, विद्युत चालकता और विद्युत चालकता इनके अंदर। जब इन आयनिक यौगिकों को अपन क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं तो ये किसका चालन कर जाते हैं, या विलयन के अंदर लेके आते हैं तो ये किसका चालन कर देते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है। तो आज की क्लास इधर ही ख़त्म करते हैं। ठीक है।